आज के सेशन में हम सम इफ और काउंट इफ के बारे में जान लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इफ इस फंक्शन को देखा था डिटेल से। एक डमी मार्कशीट हमने कल एग्जाम्पल के तौर पर ली थी, क्रिएट की थी, और उस डमी मार्कशीट में हमने इफ फंक्शन को कैसे अप्लाई किया जा सकता है इसका एक लाइव डेमो हमने कल के लेक्चर में लिया था। ठीक है, तो उसके बाद जो इफ फंक्शन का जो थ्योरेटिकल स्लाइड जो मैंने ये शो की थी, इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने कल किया था। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट और पॉपुलर फंक्शन है एक्सेल का इफ। इफ एक लॉजिकल फंक्शन है, इसमें आपको क्राइटेरिया देना पड़ता है जो आपके मन में या आपके डेटा के हिसाब से जो आपको कैलकुलेशन करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक क्राइटेरिया बनाना पड़ता है। क्राइटेरिया बनाते समय कुछ आपको इंटरवल्स की भी जरूरत पड़ती है, वो भी आपको इनवर्टेड कॉमा में लगाना पड़ता है इस इफ वाले फंक्शन में। इफ फंक्शन से प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी को मेजर करना पॉसिबल होता है। इफ फंक्शन के कारण जो फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में हमें प्रेजेंट में कुछ डिसीजंस को लेने में आसानी होती है जब आप इफ इस फंक्शन का यूज करते हैं। इफ फंक्शन का यूज एक्सेल में बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे सेक्टर्स में किया जाता है अपने अपने लेवल के ऊपर। जिस प्रकार की इंडस्ट्री है, जिस प्रकार की कंपनी है, जिस प्रकार का आपका काम है, उस प्रकार से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस इफ फंक्शन को यदि आपको यूज करना है तो उसके हिसाब से ही आपको क्राइटेरिया लगाना पड़ता है। और क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, डेटा जिस प्रकार का है उस प्रकार से आप उसको क्राइटेरिया में कन्वर्ट कर सकते हो। अब लास्ट के लेक्चर में हमने मार्कशीट जैसी बनाई थी, उस मार्कशीट के बेस पर हमने इफ फंक्शन का पास एंड फेल का क्राइटेरिया लगाया। यदि कोई प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी में यदि कोई वर्कर का डेटा होगा तो उस वर्कर के डेटा में यदि किसी अकाउंटेंट को ये जानना है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय प्रेजेंट है या एब्सेंट है, किसको एब्सेंट करना है, किसको प्रेजेंट करना है, किसकी डीएल डालना है, किसकी सीएल मींस लीव काउंट करना है, ये सब बातें हम ये फंक्शन में क्राइटेरिया लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें हर एक इंडस्ट्री वाइज या सेक्टर वाइज तो ये फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है, मगर जो बेस सिंटैक्स है इफ फंक्शन का, वो सिंटैक्स यदि आपको समझ में आया तो कोई भी किसी भी सेक्टर में हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डेटा अगर आपके सामने आया तो आप उसको इफ फंक्शन से मेजर उसको कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कल हमने इसी एक ही फंक्शन के ऊपर पूरा लेक्चर लिया था। आशा करता हूँ आपको वो समझ में आया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट फंक्शन है, उसको भी आज हम कवर कर लेंगे। इसके साथ ही जो काउंट इफ और सम इफ वाला फंक्शन है, उसी को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक डेमो दिखाऊंगा। उस डेमो में हम इस इफ और काउंट इफ और सम इफ इन फंक्शंस को फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे, इनका लाइव डेमो देखेंगे। तो रेडी हो जाओ। मैं यहाँ से एक कल के एग्जाम्पल से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल यहाँ से फिर से मैं क्रिएट करूंगा। तो अपने स्क्रीन के ऊपर फोकस करो। मैं क्या यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैसे सिंटैक्स को टाइप कर रहा हूँ, इन सभी बातों के ऊपर आप वहां से फोकस करो। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, एक टेबल सॉरी मार्कशीट बनाएंगे, अकाउंट सीएफएस। ओके, मान लो कि ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, सॉरी
D F G H, ये सब स्टूडेंट्स नेम है। ए से अंजलि, बी से कोई भी हो सकता है, सी से चेतन, डी से दीपाली। ऐसे आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। अकाउंट में 70, 55, 85, 45, 25, 88, 98, 18, 77। अब CFS में भी हम इसके मार्क काउंट करेंगे। 85, 44, 65, 80, 75, 32, 81 और यहाँ पे मैं 55 ऐसे काउंट करता हूँ। तो ये हो गई अपनी डमी मार्कशीट। यहाँ पे हम इसको एज अ मार्कशीट कंसिडर करेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि आपको वो अच्छी तरह से दिखाई दे। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं इसका सम करूंगा। ओके, सम फंक्शन को यूज करेंगे। सम फंक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू साइन देना पड़ेगा सम, SUM सम। मुझे किसका सम करना है, तो एक जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट के अकाउंट और CFS में जितने मार्क्स है उन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को मुझे यहाँ पे सम करना है। तो मैं ऐसे रेंज दे दूंगा और सम फंक्शन को यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, एक्टिव किया है। ठीक है, देख लेना इन दोनों सब्जेक्ट का जोड़ जो है वो यहाँ पे आया होगा कंप्लीटली, क्योंकि मैंने यहाँ पे सम फंक्शन को यूज किया है तो ये आया है यहाँ पे। ठीक है, सभी की मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, सम तो हो गया, मींस प्लस हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं काउंट फंक्शन को यूज करता हूँ, काउंट। ओके, काउंट फंक्शन, काउंट से क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। काउंट COUNT इज इक्वल टू वहां फिर से फंक्शन का नेम काउंट। काउंट से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा, टोटल रेंज जो है वो सिलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। ओके, तो ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, तो इंटर। ये टोटल सेल्स कितनी है, 8 सेल्स आ गई। ये किस फंक्शन से मुझे ये 8 नंबर मिला है, तो मैंने यहाँ पे काउंट इस फंक्शन को यूज किया है। यहाँ पे A से लेके H तक जितने सेल्स है वो सब यहाँ पे काउंट हो गए हैं काउंट फंक्शन से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 जो रिजल्ट आया है वो करेक्ट रिजल्ट है अपना। ओके, अब हम क्या करेंगे, इफ का फंक्शन यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे सम का फंक्शन जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसी उसके हिसाब से ही या उसी मेथड से ही मैंने सम फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई किया है और यहाँ पे काउंट को अप्लाई किया है। अब हम क्या करेंगे, इफ फंक्शन को देख लेंगे। इफ फंक्शन, ओके, इफ फंक्शन को देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इफ फंक्शन इसमें करेंगे और जिस स्टूडेंट की दोनों सब्जेक्ट की टोटल यदि 100 या 100 के आगे है वही स्टूडेंट पास है, ऐसा हम क्राइटेरिया लगाएंगे। फिर से रिपीट करता हूं, जिस स्टूडेंट की टोटल दोनों सब्जेक्ट मिला के 100 है उसी को हम पास करेंगे, और जिस स्टूडेंट की टोटल दो सब्जेक्ट की जो टोटल है अगर यदि वो टोटल 100 से कम है तो उस स्टूडेंट को हम फेल कर देंगे। तो इस डेटा को देखते हुए आपको क्या लगता है कौन सा स्टूडेंट फेल होगा, आप मुझे जी बोलिए। जी वाला बी वाला फेल होगा, तो क्योंकि ये अपना डेटा तो छोटा है, ऐसे ही जब आप ऑब्जर्व करोगे तो वो सामने हमें दिख जाएगा। मगर हम ये काउंट करेंगे इफ फंक्शन से। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू साइन इफ। अब इफ फंक्शन को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ
लॉजिकल टेस्ट हम क्या करने वाले हैं, लॉजिकल टेस्ट देना है हमें। तो सम वाला जो कॉलम है उसका डेटा हम काउंट में लेंगे। तो लॉजिकल टेस्ट हम क्या देने वाले हैं, जो ये जो है, ये जो पहले वाली सेल जो है, जो टोटल है, इस टोटल, यदि ये टोटल, ओके, तो हमने कल कैसे किया था, इस टोटल को ग्रेटर देन, यदि ये टोटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया इसका लॉजिकल क्राइटेरिया। ये जो सम वाला कॉलम है, इस कॉलम की टोटल यदि 100 है या 100 से अधिक है, तो क्या होगा, तो कॉमा लगाएंगे, तो क्या होगा, वैल्यू हम देंगे। यदि ये क्राइटेरिया ट्रू हो गया, ओके, यदि ये क्राइटेरिया सत्य हो गया, ट्रू हो गया, तो हम क्या कहेंगे, उसको पास करेंगे। ओके, तो इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने पास लिखा, और इन्वर्टेड कॉमा जो है पास का या वैल्यू फर्स्ट का, उसको हम क्लोज कर देंगे और फिर से पॉइंट कॉमा दे देंगे। अब यदि ये क्राइटेरिया गलत होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, फेल करेंगे या फेल कहेंगे। तो फेल वाला जो वर्ड है वो भी हमें इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा फेल। ओके, तो इसका जो एक साइड का डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने लगाया था, उसी प्रकार से दूसरी साइड का भी लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इंटरप्रेस करने के बाद अब ये फॉर्मूला तो एक सेल को अप्लाई हो गया। अब हर एक सेल को अप्लाई करने की जरूरत तो नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और लास्ट वाली सेल तक ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जिस स्टूडेंट की टोटल, दोनों सब्जेक्ट की टोटल 100 से अधिक है, उसको हमने पास किया, और जिस स्टूडेंट की टोटल, दोनों सब्जेक्ट की टोटल जो है वो 100 या 100 से कम है, उसको हमने फेल किया। तो यहाँ पे जो आपने ऑब्जर्व किया था आप लोगों ने, वहां पे इस डेटा को देख के जो आपने आंसर दिया था, जी वाला जो है वो फेल है, वही देख लेना कि इस फॉर्मूला ने भी वही रिजल्ट हमें दे दिया है। ओके, ये हो गया फेल। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया इफ फंक्शन, हमने सम का भी देखा था और सम इफ का भी देखा था, काउंट भी देखा था। अब हम देखेंगे काउंट इफ वाला फंक्शन, काउंट इफ वाला। ओके, काउंट इफ, ये फंक्शन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। काउंट इफ वाला फंक्शन अप्लाई कब किया जाता है, ये एग्जांपल से ही आपको पता चलेगा। मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू साइन देता हूँ, काउंट इफ, इस फंक्शन नेम को सिलेक्ट करता हूं और सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, रेंज को मांग रहा है। ये जो सिंटैक्स है काउंट इफ का, सबसे पहले क्या मांग रहा है, रेंज को मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस काउंट वाले इफ को हमें ऐसा मान लो कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जिनको 125 के आगे मार्क्स है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जिनको दोनों सब्जेक्ट को मिला के 125 मार्क्स के आगे मार्क्स है, तो वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्राइटेरिया होगा, उनको हमें काउंट करना है। इस काउंट इफ, ये जो फंक्शन है, ये दो फंक्शन का मेल है, इसमें काउंट है और प्लस इफ भी है। मींस काउंट इफ, काउंट अलग फंक्शन, इफ अलग फंक्शन, इन दोनों को मिला के एक काउंट इफ वाला फंक्शन यहाँ पे बनाया है। तो इस फंक्शन का जो रिजल्ट है, हमें क्या मिलता है, एक कंडीशन के बेस पर हम इसको काउंट कर सकते हैं, एक कंडीशन के बेस पर। अब हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, हम क्या क्राइटेरिया लगा रहे हैं कि भाई 125 के आगे ऐसे कितने स्टूडेंट्स है, वो हमें काउंट करके बताओ इस डेटा में से। तो हम क्या करेंगे, काउंट डबल ये मार्क लगाएंगे, ओके, इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, काउंट इफ, ये फंक्शन नेम वहां पे टाइप करेंगे, और इस फंक्शन नेम का जो सिंटैक्स है उसको एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट करने के बाद इस सिंटैक्स में सबसे पहले तो हमें रेंज मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, सम वाली जो रेंज है, उस सम वाली रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, सम वाली पूरी रेंज को हमने सिलेक्ट किया। ओके, उसके बाद जो है हम कॉमा लगाएंगे। ओके, कॉमा लगाने के बाद रेंज तो सेलेक्ट हो गई। अब क्राइटेरिया क्या है हमारा कि हमें क्या काउंट करना है, कि 1 से 25 के आगे कितने स्टूडेंट है उनको काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में
ग्रेटर देन 125। ओके, इस जो रेंज हमने दी है, इस रेंज में ऐसे कितने डिजिट है जो 125 के आगे है, ऐसा वो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया लगाया। तो सेकंड वाला जो इनवर्टेड कॉमा है उसको बंद कर देंगे और ब्रैकेट को लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिला है वो है 5। अब इसका मीनिंग क्या है कि इस डेटा में 5 ऐसे स्टूडेंट्स है जिनकी टोटल 125 से आगे है। ऐसे कौन से वो आप मुझे नाम बताएंगे? A, ए, B, बी बराबर है, E, ई, F, एफ, H. एच। करेक्ट आ गया। ये 5 हो गए जो अभी आपने नाम बताए, ये 5 लोग हो गए। अब यही यही इस फंक्शन ने हमें रिजल्ट दे दिया है। अब दूसरे एंगल से हम इस काउंट इफ को भी यूज करेंगे, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे सिंटैक्स को कंप्लीट कर देता हूँ, इज इक्वल टू साइन काउंट इफ। ओके, काउंट इफ के फंक्शन को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ऐसा काउंट करेंगे कि 110 के नीचे, नहीं तो 100 क्या करेंगे, आप ही बोल दो क्राइटेरिया कौन सा लगाएंगे। हम अब पर्टिकुलर अमाउंट के नीचे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट करेंगे। हम क्या करेंगे, 130 के आगे, 130 के नीचे जितने भी हैं उनको काउंट करेंगे क्या? कैसा करेंगे, आप ही क्राइटेरिया बोल दो, आप में से कोई भी बोल सकता है क्राइटेरिया हम क्या लगाएंगे। ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, 120 के नीचे जितने स्टूडेंट्स है उनको काउंट करना है हमें। तो यही हमारा क्राइटेरिया होगा, 120 के 20 से कम वाले स्टूडेंट कितने वही काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ओके, रेंज देने के बाद कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया क्या होगा, लेस देन 120। ओके, अब लेस देन 120 ये बराबर है जो मैंने लिखा है, बराबर है जो मैंने लेस देन 120 लिखा है। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करूं और एंटर प्रेस करता हूं। अब ऐसा मैसेज क्यों आया, इसका रीजन आप में से कोई भी मुझे बताएगा। सर आपने इज इक्वल टू का साइन नहीं दिए, इज इक्वल का साइन नहीं दिया, ठीक है। और एक गलती हो गई मेरे से, वो क्या है, इन्वर्टेड कॉमा। बराबर है, इनवर्टेड कॉमा मैंने नहीं दिया। जो मैंने सिंटैक्स यहाँ पे टाइप कर रहा था, इस सिंटैक्स के जो इंटरवल जो मुझे देना था, जो क्राइटेरिया मुझे देना था, उस क्राइटेरिया को मैंने इनवर्टेड कॉमा में नहीं लिखा था, इसलिए ये मैसेज आया। तो हम फिर से रिपीट करेंगे, इसको इनवर्टेड कॉमा में लगाएंगे, लेस देन 120 को, और फिर से इंटर प्रेस करेंगे। अब आया जो आंसर आया है आपके सामने, वो 3 है। अब आप मुझे बताओगे कि इसमें से, इस डेटा में से ऐसे कितने ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको 120 से कम मार्क्स है। सी, डी और जी। सी, डी और जी, करेक्ट। ये 3 आया है यहाँ पे, ये 3 नंबर। तो ऐसे इस प्रकार से इस काउंट इफ का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ का। अब सम इफ का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें कुछ डेटा, अपना जो डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में है, उस फॉर्मेट के हिसाब से हमें फंक्शंस को अप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो सम इफ का फॉर्मूला यूज करने के लिए मैं इस जो हमारा बेसिक डेटा है उसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस डेटा को फिर से चेंज कर देता हूँ। मार्क्स तो वही रहेंगे, सेम रहेंगे, मगर यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जो ऐसे फॉर्म में जो हमने लिखा था इसको हटा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो अकाउंट वाला जो है मैं यहाँ पे इसको टाइप कर देता हूँ, बट यहाँ से
CFS के मार्क्स है, यहाँ से अकाउंट्स के मार्क्स है, ठीक है। अब इस फॉर्म में मैंने ये स्टूडेंट नेम है, यस नेम, ओके स्टूडेंट नेम मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, स्टूडेंट नेम आप पहचान लेना, ओके। ऑब्टेन मार्क, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स जितने मार्क्स मिले हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इससे आपको पता चलेगा, मैं अपने डेटा सॉरी जो डेटा है उसका फॉर्म मैंने यहाँ पे चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं है। हमें सम इफ इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब सम इफ का फॉर्मूला यूज करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट सेम ही है, यहाँ पे जो मार्क्स है उनके यहाँ पे मैंने काउंट किया, यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम है, सब्जेक्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये पता चलेगा। अब मैं यहाँ पे सम इफ वाला जो फंक्शन है उसको हम यूज करेंगे, सम इफ। जिस प्रकार से काउंट इफ ये फंक्शन कैसे बनाया गया है, काउंट ये अलग फंक्शन है और इफ अलग फंक्शन है, इन दोनों को मिला के काउंट इफ ये फंक्शन बन गया। उसी प्रकार से सम इफ ये जो फंक्शन है वो भी सम का फंक्शन और इफ का फंक्शन, इन दोनों को मिला के ये सम इफ फंक्शन बनाया गया है, ठीक है। तो सम इफ फंक्शन के लिए जो सिंटैक्स है वो क्या है, यहाँ पे देख लेना, रेंज कॉमा क्राइटेरिया सम रेंज। अब रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, रेंज जो है हमें क्या, अब यहाँ का क्राइटेरिया देख लेना, ये जो हमने डेटा को यहाँ पे चेंज किया है इसका क्राइटेरिया हम क्या लगाएंगे कि भाई ए को जो मार्क्स मिले हैं दो सब्जेक्ट में उनकी टोटल क्या है ये हमें जानना है। यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करके हमने तो ये सम निकाला था, मगर अब यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला यूज करके हमें जानना है कि ए को कितने टोटल मार्क्स मिले हैं, ओके। तो सम इफ का फंक्शन लगाने के बाद सबसे पहले तो हमें रेंज देनी पड़ेगी। हमारी रेंज क्या है, ये रेंज है, ओके। रेंज क्या है, स्टूडेंट नेम, हमें स्टूडेंट से ही काउंट करना है कि किस स्टूडेंट को दोनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, ओके। ये हमारी रेंज हो गई। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, इस रेंज में से किस स्टूडेंट की टोटल हमें जाननी है, ए की, बी की, सी, डी, ई, एफ, जी, किसकी, तो मान लो कि हमें ई की टोटल जाननी है, टोटल ई की जो दो सब्जेक्ट में टोटल है वो जाननी है, तो ई को हमने सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया वो हो गया। अब इसके बाद हम देंगे सम रेंज, जो हमें जोड़ करना है, जोड़ना है या सम करना है उसकी रेंज क्या है, तो उसकी रेंज जो है वो यहाँ पे है ऑब्टेन मार्क, इसमें से हमें काउंट करना है, तो इसको एज ए रेंज हम सेलेक्ट करेंगे पूरी तरह से और इंटरप्रेस करेंगे। इंटरप्रेस करने के पहले हमें तो ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटरप्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जो आया है 163, अब ये 163 हमने ई की टोटल की थी, ओके। अब ई की टोटल 163 हो गई है। अब ये सही है या गलत है ये काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ई की अकाउंट की टोटल है 88, ओके। ये यहाँ पे 88 हो गया, इक्वल टू साइन देके 88 प्लस, और सीएफएस में ई को कितने मार्क्स मिले हैं 75, तो 75, तो ये जो टोटल आई है वो 163 आई है, मींस हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो चुका है। तो ऐसे मींस सिचुएशन के हिसाब से क्राइटेरिया लगा कर भी आप सम इफ फंक्शन से टोटल कर सकते हो। यहाँ पे क्राइटेरिया कैसा है कि
हमने इस नेम ऑफ स्टूडेंट में से पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं वो हमने काउंट किया है। तो इस प्रकार से हम सम इफ का भी यूज कर सकते हैं। हमने ये अभी क्या देखा, इफ फंक्शन को देखा, उसके बाद काउंट इफ को देखा और उसके बाद देखा सम इफ को। अब यदि आपको इन तीनों फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आया तो हम फिर से दूसरा एग्जांपल लेके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो हम आगे बढ़ेंगे, इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, नहीं तो हम दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सम इफ का जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो देख लेंगे। ओके, सम इफ क्या है? इट इज अ कंडीशनल सम फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू ऐड सेल्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन और क्राइटेरिया। क्या है? इट इज अ कंडीशनल सम फंक्शन। सम इफ क्या है? कंडीशनल सम फंक्शन है। सम फंक्शन, जस्ट सम फंक्शन जो है उसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एज इट इज वो कैलकुलेट करता है। मगर सम जहां पे इफ आता है या इफ फॉर्मूला जहां पे आता है जिस भी फंक्शन नेम में, तो वो फंक्शन कहलाता है कंडीशनल, क्योंकि हमें वहां पे उस सिंटैक्स में कुछ कंडीशंस को एज ए क्राइटेरिया वहां पे उस सिंटैक्स में टाइप करना पड़ता है, इसलिए इसको कंडीशनल सम फंक्शन कहा जाता है। और इट इज यूज्ड टू ऐड सेल्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन और क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स को ऐड किया जाता है, जो आपने कंडीशन दी है, जो आपने क्राइटेरिया लगाया है, उसके आधार पर सेल्स को जोड़ने का काम किया जाता है। अब सेल्स में कोई भी डेटा हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है। उन डिजिट को, जैसे कि मैंने अभी जो हमने अभी एग्जांपल देखा था समीप के फंक्शन के लिए, दो सब्जेक्ट थे, हमने ई की दो सब्जेक्ट की टोटल को काउंट किया था। तो ई की दो सब्जेक्ट को काउंट इस समीप ने कैसे किया? उसने उस सेल एड्रेस को रीड किया है। अब सेल एड्रेस को रीड करने के बाद सेल में जो भी डिजिट होगी उसका जोड़ मीन्स उसका सम ये फॉर्मूला करवा देता है। तो इसके लिए कोई भी इस फंक्शन से क्या होता है कि सेल एड्रेस जो होता है उसको इस फंक्शन द्वारा जोड़ लिया जाता है। अब क्राइटेरिया चाहे आप कुछ भी दे दो। ओके, the functions need range criteria and sum range. The function means this sum if function, इसको क्या जरूरी है? इसको किसकी जरूरत है? इस फंक्शन को, इस फंक्शन को जरूरत है रेंज की। ओके, जो रेंज होती है, जो हमने अभी जो स्टूडेंट नेम को जैसे रेंज एज ए रेंज सेट किया था, उसी प्रकार से इस फंक्शन को रेंज की जरूरत होती है। उसके साथ साथ इसको क्राइटेरिया की जरूरत होती है और फाइनली इसको जिस कॉलम में सम करना है उस कॉलम की पूरी रेंज इसको चाहिए होती है। ओके, तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है? रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज जरूरी होता है। इट रिटर्न्स द रिजल्ट फ्रॉम गिवन रेंज आफ्टर कंपेयरिंग द क्राइटेरिया। अब ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या करता है? सब कंपैरिजन कंप्लीट करने के बाद जो आपने क्राइटेरिया दिया है उसके हिसाब से वो आपको रिजल्ट प्रेजेंट कर देगा। जैसे कि हमने ई की जो क्राइटेरिया लगाया था, ई के दो सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं, उसने हमें रिटर्न में क्या दिया? 163, ये रिजल्ट दे दिया। तो ये रिजल्ट जो आता है वो पूरी कंप्लीट जो क्राइटेरिया कंपैरिजन करने के बाद ये रिजल्ट वो फंक्शन हमें प्रेजेंट कर देता है। ठीक है, इट कैटेगराइज अंडर दी मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन। ये जो सम इफ का फंक्शन है, अब इफ है तो ये लॉजिकल में नहीं आता है। यहाँ पे एमसीक्यू के लिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सम इफ ये फंक्शन की कैटेगरी क्या है? ये जब आप इसको फर्स्ट टाइम देखते हो तो आपका माइंड ये बोलेगा कि ये लॉजिकल फंक्शन है, तो उसमें ऑप्शन होगा लॉजिकल कैटेगरी। तो सम इफ वाला जो फंक्शन है वो लॉजिकल कैटेगरी में नहीं आता, ये आता है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन की कैटेगरी में। तो याद रखना, यहाँ पे आपको 101% कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों भी ऑप्शंस होंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में कि सम इफ की कैटेगरी कौन सी है।
उसमें ऑप्शंस होंगे लॉजिकल कैटेगरी, उसमें ऑप्शंस होंगे फाइनेंशियल कैटेगरी, थर्ड ऑप्शन होगा मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रीज कैटेगरी, और लास्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। तो उस टाइम आपको लॉजिकल कैटेगरी पर क्लिक नहीं करना है। लॉजिकल कैटेगरी जो आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला ही ऑप्शन होगा, वहां पे क्लिक नहीं करना है। ये जो सम इफ फंक्शन है इसकी कैटेगरी क्या है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रीज, ठीक है। इसका सिंटैक्स जो है सम इफ इन ब्रैकेट रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज, ये तीन बातें याद रखना है। सम इफ का जो सिंटैक्स है रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज, ठीक है। तो ये तो हो गया सम इफ के बारे में। अब काउंट इफ जो हमने देखा था, काउंट इफ के बारे में भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इसका देख लेंगे। ये जो है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड काउंट इफ जो हमने पिछले लेक्चर में इसको स्किप किया था, क्योंकि इफ, सम इफ और काउंट इफ ये तीनों फंक्शन मुझे एक साथ लेना था, इसलिए मैंने उस टाइम पे इसको स्किप किया था। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। काउंट इफ द फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज। ये भी फंक्शन जो है ये क्या करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज। जो रेंज आपने सेलेक्ट की है उस रेंज में जो सेल्स है उसको काउंट करता है। दैट मीट्स गिवन क्राइटेरिया, जो आपने क्राइटेरिया सेट किया है उस क्राइटेरिया को, उस रेंज और क्राइटेरिया को मैच करने के लिए ये फंक्शन जो है वो वर्क करता है। क्योंकि आपने जैसा क्राइटेरिया दिया है, जिस रेंज में आपने क्राइटेरिया दिया है उसके हिसाब से ये आपको रिजल्ट प्रेजेंट करता है। दिस फंक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर द हेड ऑफ स्टैटिस्टिकल फंक्शन। अब इसका भी कैटेगरी देख लेना, इसका भी जो क्लासिफिकेशन करने का जो ये है हेड जो है वो अलग है। काउंट इफ का कैटेगरी कौन सी आती है, काउंट इफ की कैटेगरी है स्टैटिस्टिकल फंक्शन, ये याद रखना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। काउंट इफ, सम इफ की कैटेगरी कौन सी है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रीज। उसी प्रकार से काउंट इफ की कैटेगरी कौन सी है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन की कैटेगरी है, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है इज इक्वल टू साइन काउंट इफ इन ब्रैकेट रेंज कॉमा क्राइटेरिया ब्रैकेट क्लोज, ये इसका हम सिंटैक्स इसको ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो आपको कैटेगरी याद रखनी है, काउंट इफ की कैटेगरी है स्टैटिस्टिकल, ओके। उसके बाद इफ की कैटेगरी कौन सी है, इफ की कैटेगरी किसके अंदर आता है, इफ जो कैटेगरी है वो लॉजिकल फंक्शन में आता है, और सम इफ की कैटेगरी जो है वो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रीज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीन फंक्शंस को यहाँ पे कवर कर दिया है हमने। इस प्रकार से एज पर अवर सिलेबस जितने हमें जो फंक्शंस दिए थे उन सभी फंक्शंस को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रैक्टिकल का शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल 1 से लेके प्रैक्टिकल जो टोटल नंबर ऑफ 15 होंगे, 16 होंगे या 20 होंगे, वो सब हम कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रैक्टिकल नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी को प्रेजेंट होना जरूरी है। जो डेली रहते हैं उनको वो रहे तो भी चलेंगे, क्योंकि जो ग्रुप में मैसेज तो सबके लिए हम भेजते हैं, जिनको आना होता है वो आते हैं, जिनको नहीं आना होता है तो वो कहीं और चले जाते हैं, कोई बात नहीं। मगर नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल का शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। मैंने कल या परसों ही आपको कहा होगा कि प्रैक्टिकल की नोटबुक आप परचेस करो। जिन्होंने परचेस नहीं की वो भी आने वाले 1-2 दिन में वो परचेस कर सकते हैं। बुक परचेस करने के बाद जो प्रैक्टिकल नंबर 1 आपको लिखना होगा, वो प्रैक्टिकल नंबर 1 कहाँ पे लिखना है, 2 पेजेस छोड़ के आपको स्टार्ट करना है। क्योंकि पहले 2 पेजेस पे हम क्या लिखते हैं, इंडेक्स को लिखते हैं, इंडेक्स बनाते हैं, जिस प्रकार से हमने लास्ट सेम में किया था, ठीक है। तो ये जो हमारे सिलेबस में जो रेड कलर के जो फंक्शंस थे, इन सभी फंक्शंस को हमने कवर किया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ फंक्शंस भी हमने देखे हैं आज के लेक्चर में। तो ये हो गया अपने सिलेबस वाइज पूरे फंक्शंस कवर हो गए। तो कल फिर मिलेंगे सर। हाँ बोलिए सर मेरे को 35 नंबर वाला स्क्रीनशॉट लेना है। 35 नंबर वाले 1 मिनट से भी कम टाइम यस लगता है, हाँ तो ले लो फास्ट 35। ओके सर। कल फिर मिलेंगे, ले लो 35 नंबर। हो गया सर। ओके, और किसी को कुछ स्क्रीनशॉट, 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है, कल फिर मिलेंगे। आज के लिए हम अपना लेक्चर जो है यहाँ पे स्टॉप करते हैं।
और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मुझे आप वहां से नंबर बता सकते हो, मैं यहाँ से वो शो कर दूंगा नंबर।